Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and I welcome you all to this special session which will cover the updates from April 6 to 8. देखो बच्चों, ये जो पर्टिकुलर सेशन है ना, इसमें मैं आपको पिछले 3 दिन में जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स न्यूज़ में थे उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। तो इस अपडेट को आप ड्यूरेशन के बेसिस पे ना देखें, इस अपडेट को आप इन 3-4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखें। तो मैं जिन स्पेसिफिकली 4 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो मैं आपको पहले बताता हूँ। मैं बात करूँगा आज अमेजॉन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की। तो अमेजॉन फ्यूचर डील से जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर पाकिस्तान में जो क्राइसिस हो रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, उसको हमें समझना ज़रूरी है क्या, और हम उसमें पढ़ें तो क्या पढ़ें। तो वो क्राइसिस भी बच्चे नहीं उतना अच्छे से समझ पा रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो मैंने वो क्राइसिस कवर करने की कोशिश की है, उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करने की कोशिश की है। अभी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारी एक और नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, वहाँ पर भी क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा है और इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है। तो श्रीलंका में इकोनॉमिक इमरजेंसी की क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकल वहाँ पे क्या हो रहा है, वो भी मैंने कवर कोशिश की है। तो ये 3-4 जो बर्निंग इश्यूज़ हैं जो पिछले 2-3 दिन में रहे हैं, वो मैंने इस पूरे सेशन में कवर अप करने की कोशिश की है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतनी क्वेरीज आई इन सेशंस के अराउंड कि मैंने कहा कि अगर मैं इनको बाद में कवर करता हूँ तो शायद उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इन इश्यूज़ को अपन हाथों हाथ कवर करते हैं एंड विल सी अबाउट द रेस्ट ऑफ देम। तो चलिए फिर आज बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो हमारा रहेगा वो अमेज़ॉन फ्यूचर है। देखो अगेन, जब हम बात करते हैं अमेज़ॉन की फ्यूचर की, इसमें एक तीसरा पार्टी भी इन्वॉल्व है, रिलायंस। तो ये बेसिकली हम बात करें इंडिया के रिटेल सेक्टर की, है ना। तो रिटेल सेक्टर में ये तीनों फर्म्स हैं और बेसिकली इट्स अ वॉर बेसिकली बिटवीन अमेज़ॉन एंड रिलायंस फॉर डोमिनेंस ओवर इंडियन रिटेल सेक्टर विच इज़ इंडियाज़ नॉट जस्ट इंडिया, इट इज़ द ग्लोबली बिगेस्ट रिटेल मार्केट इन इंडिया, ठीक है, विद सो मेनी कंज्यूमर्स विद अ ह्यूज परचेजिंग पावर। और ये लड़ाई है डोमिनेंस की, और इस लड़ाई में जो एक की मोहरा बना हुआ है वो है फ्यूचर रिटेल, ठीक है, जिसे आप लोग बिग बाज़ार के नाम से जानते हो या ब्रांड फैक्ट्री के नाम से जानते हो, जो बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है किशोर बियानी का, हु स्टार्टेड द रिटेल रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं इस डील का। देखो 2019 में अमेज़ॉन और फ्यूचर के बीच में एक डील हुई थी। फ्यूचर ग्रुप की एक सब्सिडरी है फ्यूचर कूपन्स, जिसमें $200 मिलियन इन्वेस्ट किए अमेज़ॉन ने, ठीक है। अब बेसिकली ये जो डील थी ये एक सब्सिडरी में थी फ्यूचर ग्रुप के, फ्यूचर रिटेल की, विच इज़ फ्यूचर कूपन्स, ठीक है। और फ्यूचर उसे उसी तरीके से एनविसाज कर रहा था, बट देयर इज मोर टू इट। तो इस डील को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव भी कर दिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते हैं, विच इज़ द एंटी ट्रस्ट बॉडी, जो ये देखती है कि किसी भी सेक्टर में मोनोपोली ना हो जाए, ठीक है। तो कंपटीशन, कोई भी जब मर्जर एंड एक्विजिशन होता है, कभी भी कोई क्रॉस कंपनी इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे अप्रूव करवाना होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पर इसे 2019 में डील हुई, नवंबर 2019 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूव कर दिया। अब बेसिकली अमेज़ॉन का इसमें क्या साइड था, अमेज़ॉन ने कहा कि इस डील में ना हमने कुछ नो कम्पीट क्लॉजेज रखे थे, ठीक है, नॉन कम्पीट क्लॉजेज रखे थे, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल रखा था, ठीक है। तो यानी बेसिकली हमने ये कहा था कि इस कंपनी में जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है इसके एसेट्स किसी और कंपनी को नहीं बेचे जा सकते, ऐसे क्लॉजेस थे उसमें। इसमें अमेज़ॉन ने ये भी कहा है कि हमारे पास राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल भी था। इसमें अमेज़ॉन ने ये भी कहा है कि हमने एक क्लॉज ये भी रखा था कि भविष्य में अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आई तो इसकी जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी कानूनी प्रोसीडिंग्स होगी, लीगल प्रोसीडिंग्स होगी, वो होगी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में, ठीक है। तो डील ऑल्सो इंक्लूडेड क्लॉजेस फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट्स अंडर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। अब 2019 वो टाइम था जब बिग बाजार या फ्यूचर रिटेल जो होल्डिंग कंपनी है वो बुरी तरह से डेट के नीचे दब गई थी, ठीक है। बहुत सारा डेट इस पे पाइल ऑन हो गया था और किशोर बियानी के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने एसेट्स बेच दे। और एज अ सेवियर इस दौरान आया रिलायंस को पता था कि रिटेल में, अगर ऑफलाइन रिटेल में नंबर 1 प्लेयर बनना है, ठीक है, तो बिग बाजार कैन हेल्प इट इन अ बिग वे, ठीक है। इनके पास बहुत सारे स्टोर्स थे, तो रिलायंस ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, हम आपको पैसा देंगे, आप अपने एसेट्स हमें बेच दो।
तो इनके बीच में डील हुई कुछ 24,713 करोड़ रुपए की डील, जिसके तहत फ्यूचर ने अपनी रिटेल यूनिट्स, होलसेल, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग सब कुछ रिलायंस को बेच दी 2020 में। जब ऐसा हुआ तो अमेजॉन ने कहा हाँ, हमने ऑलरेडी 2019 में डील कर ली थी कि तुम अपने रिटेल एसेट्स किसी को बेच सकते ही नहीं हो। फ्यूचर ग्रुप ने कहा बट वो तो फ्यूचर कूपन्स के लिए थी, राइट? उन्होंने कहा नहीं, वो पूरे फ्यूचर ग्रुप के लिए थी। तो अमेजॉन ने सिंगापुर आर्बिट्रेटर्स, जो कि इसके बीच में लीगल पार्टी थी, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, अभी हमने बात की, वहां पे अप्रोच किया एंड दे सक्सेसफुली स्टॉप द सेल। वहां से इन्होंने ऑर्डर ले लिया कि भैया ये हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है, इसके तहत फ्यूचर ग्रुप अपने रिटेल एसेट्स किसी को सेल कर ही नहीं सकता। सिंगापुर ने कहा भाई बात ठीक है, आपके एग्रीमेंट में तो ऐसा ही लिखा है, ठीक है। बोथ पार्टीज हैव चैलेंज्ड ईच अदर। फिर इंडियन कोर्ट्स में भी बहस हुई। इसी दौरान कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस और फ्यूचर की डील को भी लॉक कर दिया, उसको भी अप्रूव कर दिया। सेबी ने भी इसे अप्रूव कर दिया, ठीक है। अब अमेजॉन और फ्यूचर के आर्ग्यूमेंट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अमेजॉन ने कहा कि जो भी 2019 में आर्ग्यूमेंट साइन थे उसके हिसाब से फ्यूचर में और रिलायंस में डील हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पास नॉन कम्पीट एग्रीमेंट है। और फ्यूचर कहता है कि सिर्फ एक छोटी सी सब्सिडरी में इन्वेस्ट करके आप पूरे फ्यूचर ग्रुप को ब्लॉक नहीं कर सकते। इनफैक्ट फ्यूचर ये भी कहता है कि अगर हमारी रिलायंस के साथ डील नहीं हुई तो हमारे इतने जो लाखों एम्प्लॉइज है सब भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यूज है ही नहीं। इट फेसेस लिक्विडेशन, मोर देन 27,000 एम्प्लॉइज विल बिकम जॉबलेस इफ द रिलायंस डील फेल्स। दोनों के बीच में स्टेक पे क्या है? 1.3 ट्रिलियन डॉलर की रिटेल इंडस्ट्री जो इंडिया की है, उसका राजा कौन होगा? हु विल बी द किंग इज अ क्वेश्चन विच विल बी डिसाइडेड बाय द आउटकम ऑफ दिस केस। फ्यूचर रिटेल के पास 1800 रिटेल स्टोर्स है 400 प्लस सिटीज में, प्राइम लोकेशंस पे। जिसके पास ये स्टोर्स होंगे वो इंडिया का ऑफलाइन किंग होगा। बोथ ऑफ देम वांट अ गो एट इट। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक नया ट्विस्ट इसमें यह आया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पहले वाली डील थी, यानी जो अमेजॉन और फ्यूचर में डील हुई थी, उसे स्क्रैप कर दिया, ठीक है। जब फ्यूचर ने कंप्लेन किया कि यार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की कि अमेजॉन ने सिर्फ फ्यूचर कूपन्स के साथ जो डील हुई है उसके बेसिस पे हमारी रिलायंस वाली डील को ये होने नहीं दे रहा, जिसको भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। तो फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अमेजॉन ने जो किया वो धोखा था, ठीक है। अमेजॉन ने पूरी तरीके से अपना इंटेंट डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है। उनकी जो लैंग्वेज थी वो एम्बिगुअस थी, ठीक है। तो सीसीआई सस्पेंडेड इट्स अप्रूवल ऑफ 2019 डील। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजॉन फ्यूचर डील को अप्रूवल दिया था उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया, ये कह करके कि देयर वाज अ डेलिबरेट डिजाइन ऑन द पार्ट ऑफ अमेजॉन टू सप्रेस द एक्चुअल स्कोप। अमेजॉन ने जानबूझकर के एक्चुअल स्कोप छुपाने की कोशिश की, और फ्यूचर में उनका जो इंटरेस्ट था, जो वो करना चाहते थे भविष्य में, वो चाहते थे कि हम पूरा फ्यूचर ग्रुप खा जाएं, ठीक है, वो उन्होंने छुपाया, ठीक है। और अमेजॉन कहता है कि हमारी तरफ से सब कुछ ट्रांसपेरेंट था, क्लियर था, ठीक है, और ऑलरेडी हमें अवार्ड मिल चुका है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से, तो डील कैंसिल की जाए, ठीक है। बेस्ड ऑन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डिसअप्रूवल हुआ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब अमेजॉन फ्यूचर डील को डिसअप्रूव कर दिया, तो उसके ऊपर फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी स्टे लगा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अवार्ड पे स्टे लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जजमेंट दिया। दैट इज व्हाई इट द मैटर वाज इन न्यूज़। उन्होंने हाईकोर्ट के लगाए गए, दिल्ली हाईकोर्ट के लगाए हुए स्टे को हटा दिया और प्रोसीडिंग्स वापस सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में भेज दी कि वहां पर प्रोसीडिंग्स रिज्यूम की जाए। सो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड अमेजॉन एंड फ्यूचर टू मूव द सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर गवर्न ट्रिब्यूनल to resume arbitration proceedings. It set aside a January order of High Court that stayed the proceedings before the arbitral tribunal. तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे हटा दिया है, और ये प्रोसीडिंग्स, क्योंकि इसके लीगल इनिशियली ये बात थी कि ये जो भी मैटर होगा वो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में डिसाइड होगा, वहां पर उसकी प्रोसीडिंग्स को रिज्यूम करने के लिए अलाउ कर दिया है। सो दिस वाज द लेटेस्ट अपडेट अबाउट अमेजॉन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा तीनों पार्टीज का स्टैंड क्या है। इसमें अभी तक रिलायंस न्यूट्रल है, बट ग्रेजुअली वी कैन सी मोर अग्रेशन फ्रॉम द रिलायंस ऑल्सो। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो यू नो दिस गाय, राइट? जिम कैरी, नो सॉरी, इमरान खान, राइट? तो इमरान खान साहब थोड़ी सी मुश्किल में। क्यों मुश्किल में? इनकी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो पार्टी ने अपना सपोर्ट या अपनी मेजॉरिटी खो दी है,
ठीक है, और इनकी जो पोजीशन है वो खतरे में है, ठीक है, और उसको बचाने के लिए ये जी भर के कोशिश कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ जो मुश्किल है इनकी पोजीशन को बचा पाना, ठीक है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी इनके खिलाफ नो ट्रस्ट मोशन पे बात होने वाली है, तो वी कैन बाय द एंड ऑफ दिस वी मे कम टू नो द फाइनल फेट। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। ये कहानी शुरू हुई 96 से। देखो, इमरान खान आप सबको पता है, इमरान खान बहुत फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं, पाकिस्तान को 92 में वर्ल्ड कप भी जिताया था। 96 में इन्होंने एक पार्टी बनाई, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI, ठीक है। तहरीक इंसाफ मीन्स मूवमेंट फॉर जस्टिस, ठीक है। ये असेंबली में आए 2002 में पहली बार सीट जीत के असेंबली में आए और 2018 में प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो एजेंडा था वो करप्शन के खिलाफ था, और अनफॉर्चुनेटली जनता की इनके प्रति जो नाराजगी है वो करप्शन को लेकर के ही है, ठीक है। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, देखो अभी जो लेटेस्ट टाइमलाइन है वो क्या कहती है, 8 मार्च को पाकिस्तान के जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं इनके खिलाफ जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो पाकिस्तान के ऑपोजिशन लीडर्स ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट किया, ठीक है, इमरान खान के अगेंस्ट। मार्च 20 में स्पीकर ने इसकी परमिशन दे दी कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन की प्रोसीडिंग्स रन कर सकते हैं 25 मार्च को, बट 25 मार्च को असेंबली एडजर्न हो गई, ये काम हुआ नहीं। 28 मार्च को PMLN जो कि इनके खिलाफ मेजर ऑपोजिशन पार्टी है, उसके प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ इज द ब्रदर ऑफ नवाज शरीफ एंड ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आउट देयर, इन्होंने नो ट्रस्ट मोशन बेसिकली टेबल किया। मार्च 30 तक इमरान खान लॉस्ट हिज मेजॉरिटी, इनके काफी की अलाइज थे विच साइडेड विद द ऑपोजिशन, ठीक है। अब इससे पहले कि इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता, अप्रैल 3 को इन्होंने डेप्यूटी स्पीकर को अपने कहने में लेकर के, डेप्यूटी स्पीकर इज द लॉयलिस्ट टू इमरान खान, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर ने इन्होंने एक बेसिकली आइडिया फ्लोट किया कि मुझे हटाने की जो साजिश है वो अमेरिका के कहने पर की जा रही है, एंड अमेरिका इज नॉट हैप्पी विद मी, इट्स अ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी जिसमें कुछ ऑपोजिशन लीडर्स भी शामिल हैं, एंड दैट इज वाई ये मोशन लेकर आया। तो आप ना असेंबली को डिसॉल्व करवा दो और फ्रेश इलेक्शंस कॉल करो, ठीक है। तो जो डेप्यूटी स्पीकर थे मिस्टर कासिम सूरी, इन्होंने नो ट्रस्ट मोशन को ब्लॉक किया और असेंबली डिसॉल्व कर दी, ठीक है। तो इन्होंने जो असेंबली के प्रेसिडेंट को कहा कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दो, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने इन्होंने इनकी बात मान के असेंबली डिसॉल्व कर दी। ऑपोजिशन हाथों हाथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, उन्होंने बोला ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप ऐसे कैसे असेंबली डिसॉल्व कर सकते हो, बट असेंबली डिसॉल्व कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के अगेंस्ट जजमेंट दिया 7 अप्रैल को, उन्होंने कहा असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ये तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही छेड़छाड़ कर दी, ठीक है। इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बाउंड है, ही कुड नॉट एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व असेंबली, और इन्होंने इस डिसीजन को, जो असेंबली डिसॉल्यूशन का डिसीजन लिया, उसको इलीगल करार दिया। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि नो ट्रस्ट मोशन दोबारा से पास रन किया जाएगा, एंड दिस विल हैपन ऑन 9th of April, दैट मीन्स टुडे, ठीक है। What led to the current crisis? अब देखो थोड़ी सी स्टोरी, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन में हो क्या रहा है, अब हम बात करते हैं कि ये क्राइसिस क्यों हुआ, अल्टीमेटली ये नौबत ही क्यों आई कि एक नो ट्रस्ट वोट हमें इमरान खान के अगेंस्ट रन करना पड़ रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, करप्शन इसका एक कारण है, महंगाई का बढ़ना एक कारण है, पाकिस्तान की करेंसी का डिवैल्यूएट होना एक कारण है, इकोनॉमी का बर्बाद होना एक कारण है, ठीक है, बहुत सारे कारण है। हम इंटरेस्टिंगली एक एक मुद्दे पे बात करेंगे, सोरिंग इन्फ्लेशन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मैसिव एक्सटर्नल डेट एंड करप्शन। तो महंगाई बहुत बढ़ रही है, करेंसी डिवैल्यूएट हो गई है, कर्ज बहुत बढ़ गया है पाकिस्तान के ऊपर, और करप्शन बहुत है। इनफैक्ट पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस जो है वहाँ पर करप्शन पे काफ़ी एलिगेशंस लगे हैं, वो जो व्यक्ति है वो काफ़ी खास है इमरान खान का, तो काफ़ी एलिगेशंस इमरान खान के ऊपर भी है। मैसिव एक्सटर्नल डेट, पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा कर्जा, और बहुत सारा कर्जा चाइना से। इनफैक्ट मैंने कुछ क्लासेस में कहा भी है कि इक्वेशंस चेंज हो रही है, अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते पाकिस्तान पे बहुत सारा कर्जा हो गया, और उससे पाकिस्तान के GDP पे कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया नहीं है। तो नाउ देयर इज़ अ ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना ऑल्सो, तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू द ग्लोबल इक्वेशंस इज चेंजिंग, ठीक है। जब इमरान खान की गवर्नमेंट था तो उनका जो फॉरेन पॉलिसी स्टांस था दैट इज टू मूव अवे फ्रॉम अमेरिका, मूव टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया। इनफैक्ट जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो इमरान खान पुतिन से मिलने गए थे, ठीक है,
तो and the Pakistan's military actually criticized Russia-Ukraine war and appreciated America. So there was a difference between what the political leadership is saying and what the military is saying. और हम सबको पता है कि पाकिस्तान since the time immemorial पाकिस्तान में असली पावर जो है वो पाकिस्तान के मिलिट्री ने होल्ड किया है. तो there are a lot of problems with this administration. तो महंगाई, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन अबाउट 12%, इनफैक्ट इट्स अबाउट 15%. डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बाय ओवर 50% इन 5 years. 5 साल में 50% करेंसी डिवैल्यूएट होने का मतलब आपके इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं. और अगर आप एक ऐसी कंट्री हो जो इंपोर्ट्स पे काफ़ी हद तक डिपेंड करती है तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम. पाकिस्तान इज लाइकली टू फॉलो द लाइन ऑफ बैंक्रप्सी सून. इट्स एनीबडीज गेस. ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि माउंटिंग डेट, रोल आउट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंक्रीज द कंट्रीज डेट बर्डन. पाकिस्तान के पास टोटल डेट का 25% जो है वो चाइना के पास है. देखो अभी हमने देखा था, द वर्ल्ड इज रियलाइजिंग दिस मोर देन सूनर देन लेटर कि चाइना से मदद लेना कैन बी वेरी हार्मफुल. श्रीलंका इज पेइंग द प्राइस. श्रीलंका के भी टोटल एक्सटर्नल डेट का एक बहुत बड़ा पोर्शन, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 10% ऑफ इट्स एक्सटर्नल डेट इज चाइनाज फ्रॉम चाइना. पाकिस्तान इज ऑल्सो फेसिंग द सेम. सो सूनर और लेटर द कंट्रीज आर रियलाइजिंग दिस. मिलिट्री स्टांस मैंने आपको बताया कि देखो जब इमरान खान सत्ता में आए थे तो इसका एक बहुत बड़ा श्रेय पाकिस्तान की मिलिट्री को दिया गया था. मिलिट्री डिड एवरीथिंग टू इंश्योर दैट इमरान खान गेट्स द पावर. बट नाउ they have differences over the foreign policy. They have also the differences in terms of कश्मीर पॉलिसी. अगर आपने पढ़ा हो तो अभी बाजवा साहब ने कहा था कि हम हिंदुस्तान से कश्मीर के बारे में बात करने को तैयार हैं. ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन व्हाट द वे मिलिट्री कंसीव्स द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड द वे इमरान खान कंसीव्स द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. एंड दैट इज व्हाई द मिलिट्री सडनली बीइंग अ न्यूट्रल हैज अपॉइंटेड ना, ये प्रो इमरान खान से ना न्यूट्रल स्टांस इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है. अब इमरान खान को प्रोटेस्ट कर कौन रहा है? सबसे बड़ा इनका जो ऑपोजिशन है वो PMLN पार्टी है. ठीक है, विच इज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, विच इज फ्लोटेड बाय शहबाज शरीफ हु इज द ब्रदर ऑफ नवाज शरीफ. सो ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन. प्राइमरी ओपोनेंट वो है. बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इमरान खान को छोड़कर यहाँ आ गए, जिन्हें इमरान खान ने टर्न कोट कहा है. इसके अलावा कुछ और ग्रुप्स हैं, जामियत उलमा इस्लाम. ठीक है, बट अल्टीमेटली द बिगर कल्प्रिट और लेट्स से द बिगेस्ट ओपोनेंट इज शहबाज शरीफ. हाउ विल दिस अफेक्ट इंडिया? देखो इंटरेस्टिंग कि अगर लेट्स से इमरान खान जो है उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है, शहबाज शरीफ आ जाते हैं या कोई और आ जाता है, हाउ विल दिस अफेक्ट इंडिया? तो देखो लीडर्स आ रहे हैं जा रहे हैं पाकिस्तान में, बट अल्टीमेटली वी ऑल नो दैट द अल्टीमेट पावर इज बीइंग हेल्ड बाय द मिलिट्री. ठीक है, तो हमारे को एक्चुअली सीट पे कौन है उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क आज तक पड़ा नहीं है. ठीक है, शहबाज शरीफ जो है वो उन्होंने थोड़ा सा प्रो इंडियन गीत अभी तक गाए हैं. ठीक है, बाजवा साहब अभी जो मिलिट्री है वो भी कह रहे हैं कि हम कश्मीर के लिए डायलॉग को तैयार है. अब ये एक्चुअली कितना डिसेप्शन है और कितनी रियलिटी है ये आगे जाकर देखना पड़ेगा. बट एज ऑफ नाउ द सिचुएशन इज फॉर इंडिया इज क्वाइट न्यूट्रल. ऐसा नहीं लग रहा हमें कि हमें इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका. श्रीलंका में क्या हो रहा है? श्रीलंका में बहुत बुरे हालात हैं. ठीक है, बहुत बहुत बुरे हालात हैं. इकोनॉमिक क्राइसिस जो श्रीलंका में हो रहा है, ये ना एक बहुत अच्छी एप्ट फोटोग्राफ मुझे कहीं ना मिल गई नेट पे. तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक क्यू लगी हुई है ना, बहुत बड़ी क्यू लगी हुई है सप्लाईज के लिए. इट इज एक्चुअली द सिचुएशन इन श्रीलंका. सो श्रीलंका इज फेसिंग अ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस. अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं इस सेक्शन में आपको बताऊंगा कि इसके कॉजेस क्या हैं और इससे आम जनता पे क्या फर्क पड़ रहा है. तो एक टर्म जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम. ट्विन डेफिसिट में मैं बात कर रहा हूँ फिस्कल डेफिसिट की और ट्रेड डेफिसिट की. फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू. ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब है? इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स. श्रीलंका इज फेसिंग बोथ. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा है, दैट मीन्स गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है, और इंपोर्ट्स भी जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रेशर ऑन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इन दोनों ने मिलकर के श्रीलंका की बजा रखी है बैंड. ठीक है, माउंटिंग डेट जो अभी हमने पाकिस्तान के बारे में बात की थी, श्रीलंका के ऊपर बहुत सारा कर्जा है. ठीक है, श्रीलंका के चीफ लेंडर्स में हम कहते हैं इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड्स उन्होंने जो इशू किए हैं, यानी इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से उन्होंने काफ़ी पैसा बोरो किया हुआ है. चाइना से काफ़ी पैसा बोरो किया हुआ है, जापान से काफ़ी सारा पैसा बोरो किया हुआ है. इंडिया ने अभी हाल ही में कुछ हेल्प करने की कोशिश की है, बट कंट्री बहुत परेशानी में.
यहाँ पर कुछ डेटा भी दिया हुआ है कि कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बाय द एंड ऑफ फरवरी लगभग $2.31 बिलियन थे, यानी उनके पास लगभग $2.5 बिलियन के आसपास का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, और इस साल उनको $4 बिलियन तो पे करना है। ओवरऑल 12.55 बिलियन के आसपास का इनका एक्सटर्नल डेट है, 4 बिलियन इस साल पे करना है। इनका टोटल फॉरेक्स रिजर्व ही $2.5 बिलियन का बचा हुआ है, ठीक है। तो डेट बहुत ज्यादा है और डेट चुका पाने की क्षमता भी दिख नहीं रही है। अब देखो श्रीलंका की इकोनॉमी ना टूरिज्म पे बहुत डिपेंड करती है। श्रीलंका इज वन ऑफ द मेजर टूरिज्म हब्स, और अनफॉर्चुनेटली 2019 में इनके चर्चेज में जो ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई थी उसके बाद टूरिस्ट फ्लो काफी कम हो गया है। उसके तुरंत बाद कोविड आ गया, तो श्रीलंका में अगेन टूरिज्म काफी हिट हो गया। इसके अलावा रेमिटांसेस, श्रीलंका की इकोनॉमी रेमिटांसेस पे भी काफी डिपेंड करती है, यानी श्रीलंका के जो लोग बाहर जाकर के इस कंट्री में पैसा भेजते हैं उनके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट कोविड आने के बाद ना तो टूरिज्म से पैसा आ रहा है, ना रेमिटांसेस से पैसा आ रहा है। रही सही कसर इन बॉम्बिंग्स ने दूर कर दी, तो कंट्री की बची हुई बैंड, इनके जीडीपी का 10% हिस्सा, 10% एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल पोर्शन है, ये टूरिज्म से आता है। तो अगर ये ही नहीं आ रहा है तो फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके ऊपर इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपाक्सा, इनके प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपाक्सा, इन लोगों ने अपना पॉपुलिज्म के तहत टैक्सेस कम कर दिए कि भैया जनता परेशान है, हम जनता से टैक्स नहीं लेंगे। अब अगर आप टैक्स नहीं लोगे आपके पास रेवेन्यू कैसे आएगा, और अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो आपके पास आपने जो डेट ले रखा है आप उसको पे कैसे करोगे। तो बेसिक फेसिंग ए मैसिव डेफिसिट, गोटाबाया राजपाक्सा ने टैक्सेस रिमूव कर दिए, और उसकी वजह से गवर्नमेंट रेवेन्यूज भी हिट हुए हैं। गवर्नमेंट रेवेन्यूज हिट करने की वजह से वो लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या वेलफेयर स्कीम्स पे भी काम नहीं कर पा रहे। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, डेफिसिट ज्यादा है, सरकार के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, सरकार के पास पैसा आ नहीं रहा। क्रेडिट रेटिंग गवर्नमेंट की लो कर दी गई। क्रेडिट रेटिंग लो करते ही इंटरनेशनल मार्केट्स में डेट महंगा हो गया, इनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इनको लोन्स मिल ही नहीं रहे, ठीक है। सो द कंट्री लॉस्ट एक्सेस टू ओवरसीज मार्केट्स। अब देखो आप, एक तो आपके ऊपर उधार है, दूसरा पैसा आपके पास आ नहीं रहा, तीसरा आप विदेशों से पैसा भी नहीं ले सकते, तो फिर समस्या आएगी। फिर इन सारी चीजों ने मिलकर के फॉरेक्स रिजर्व्स की कमी कर दी। क्यों? फॉरेक्स रिजर्व्स आपके पास आ कहां से रहते? टूरिज्म से आ नहीं रहा, आपके पास रेमिटांसेस आ नहीं रहे, आप विदेश से पैसा बोरो कर सकते हो, कर नहीं सकते, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आएंगे कैसे? और अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं आएंगे तो देखो यहाँ पे इनके रिजर्व्स जो 2018 में $6.9 बिलियन थे, वो अब कम होकर के $2.2 बिलियन ही रह गए। और उसकी वजह से हो क्या रहा है? क्योंकि आपके पास करेंसी है नहीं, तो आपके पैसा जो है वो डिवैल्यू हो रहा है। पैसा डिवैल्यू होने की वजह से आपके इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं, और आप इंपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास फॉरेक्स रिजर्व्स है ही नहीं, तो आपके इंपोर्ट्स ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो मतलब सप्लाईज कम हो रही है, सप्लाईज कम हो रही है तो मतलब प्राइजेस और ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसकी प्राइस और बढ़ रही है। तो देश में पहली बात तो सप्लाईज हैं कम, जो हैं वो बहुत महंगे प्राइस पर हैं, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में बहुत समस्या आ रही है। तो दिस इंपैक्टेड इंपोर्ट ऑफ फ्यूअल एंड अदर एसेंशियल्स। अब आप ऑयल नहीं खरीद पा रहे हो तो ऑब्वियसली ऑयल कम, तो ऑयल प्राइस ज्यादा, तो दुनिया में सारी चीजों की प्राइस ज्यादा। तो श्रीलंका's हाई डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स लाइक शुगर, पल्सेस, सीरियल्स एड फ्यूल्स टू द इकोनॉमिक मेल्टडाउन। आइलैंड नेशन लैक्स फॉरेन रिजर्व्स टू पे फॉर इट्स इंपोर्ट बिल्स। इस साल का ट्रेड डेफिसिट $10 बिलियन के आसपास का बताया जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट एक बार मैं फिर याद दिला दूं, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। रशिया यूक्रेन वॉर का भी इस पर इंपैक्ट पड़ा है। दुनिया में कुछ चीजें महंगी हो गई है, क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, व्हीट महंगा हो गया है, सनफ्लावर ऑयल महंगा हो गया है, और श्रीलंका में इनकी काफी डिमांड थी। एग्री सेक्टर क्राइसिस, इस गवर्नमेंट ने एक और बड़ा गलत डिसीजन लिया। गोटाबाया राजपाक्सा साहब ने कहा कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे। इन्होंने एकदम से बैन लगा दिया केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, बिना ये सोचे कि रातों रात आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट नहीं हो सकते, और इसकी वजह से इनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ, राइस क्रॉपिंग बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट आई, जिससे देश के फूड सिक्योरिटी का इश्यू हो गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी कमी आई है इन सारे फैक्टर्स की वजह से। जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है फिगर कि 2020 में ये फिगर रह गया है $548 मिलियन। 2018 में ये फिगर हुआ करता था $1.6 बिलियन, तो आधे से भी लगभग कम ही हो गया है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक और बड़ा गलती करी। इन्होंने कहा कि हम ना करेंसी को फ्री फ्लोट कर देते हैं। फ्री फ्लोट मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड मैनेज फ्लोट, जहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और इंश्योर करती है कि करेंसी का प्राइस इससे ऊपर ना जाए, इससे नीचे ना जाए। और एक होता है फ्री फ्लोट, यानी मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिफाइन हो जाती है। अब ऑब्वियसली श्रीलंका की करेंसी की तो ज़्यादा डिमांड है नहीं, तो जब आप उसे फ्री फ्लोट पे छोड़ते हो तो करेंसी और ज़्यादा नीचे आएगी, और करेंसी के डिवैल्यूएट होने की वजह से
इंपोर्ट्स और एक्सपेंसिव हो गए हैं और श्रीलंका के लोगों की समस्या और बढ़ गई है। ठीक है, इन्होंने बेसिकली इसको क्यों किया गया था, ताकि इन्होंने सोचा था कि रेमिटांसेस इंप्रूव हो, लोग ज़्यादा पैसा श्रीलंका में भेजें, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। अब इससे श्रीलंका की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखो, क्योंकि इनके पास फ्यूल और एनर्जी के पैसे नहीं हैं, क्योंकि ये इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ बहुत सारे पावर कट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से सिचुएशन क्या हो रही है, हर चीज़ की सप्लाई कम हो गई है और सप्लाई कम होने की वजह से बड़ी बड़ी लाइनें लग रही है हर चीज़ के लिए। आप ब्रेड खरीदने के लिए जाओगे, आपको 4 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, दुकानें बंद करने पे मजबूरी है, क्योंकि पावर कट है, तो दुकानों पे ना फ्रिज है, ना पंखा है, ना एयर कंडीशनर है, लोग वहां पर काम ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, देयर आर सम पीपल जो गैस स्टेशन पे वेट करते करते मर गए, ऐसे हालात हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग बड़ी इंपॉसिबल सी सिचुएशन में है, जैसा इसमें लिखा भी है कि उनको ऑफिस भी जाना है, घर के लिए सप्लाईज भी लानी है, तो अगेन इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि आदमी क्या करे। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में श्रीलंका की हालत खराब है। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, श्रीलंका का पॉलिटिकल क्राइसिस क्या है। देखो, पॉलिटिकल क्राइसिस जो अभी श्रीलंका में चल रहा है, उसका जन्म हुआ था इकोनॉमिक क्राइसिस से, इसीलिए मैंने आपको पहले इकोनॉमिक क्राइसिस समझाया ताकि आप पॉलिटिकल क्राइसिस को समझ सको। अब आप सोचो, आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहां पर सामान की सप्लाई प्रॉपर आ नहीं पा रही है, आपके घर में 8-8, 10-10 घंटे बिजली नहीं आ रही है, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, जनता सड़कों पे आ जाएगी। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आप इतना परेशान हो जाओगे कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो और आपके जो लीडरशिप है वो बहुत आराम से जी रही है, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, जनता सड़कों पे आ जाएगी। यही काम श्रीलंका में हुआ है कि जब जनता इतनी परेशान हो गई तो वहां पर पीपल हैव कम टू द स्ट्रीट्स। सो एंगर ओवर द गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ द आइलैंड्स इकोनॉमिक क्राइसिस बॉइल्ड ओवर टू द स्ट्रीट्स। जब जनता सड़कों पे आ गई, वायलेंस होने लग गई, तो प्रेसिडेंट ने कर्फ्यू लगा दिया, 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया। लोगों ने कर्फ्यू को भी नहीं माना, कर्फ्यू भी तोड़ दिया, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगाने के बाद जब काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ तो इमरजेंसी उनको रिवोक करनी पड़ी। तो ये कहानी बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस की है। इसके बाद उनकी पूरी कैबिनेट ने रिज़ाइन भी कर दिया है। ठीक है, काफ़ी सारे असेंबली में उनके जो कोएलिशन पार्टनर्स थे उन्होंने अपना समर्थन भी वापस ले लिया है, और इनफैक्ट गोटाबाया राजपाक्सा के रेजिग्नेशन की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिस पर उनका स्टेटमेंट भी आया है कि उनको रेजिग्नेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा हम कहते हैं कि वर्क इन प्रोसेस मामला चल रहा है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि श्रीलंका में बड़े बड़े पावर कट्स अज्यूम कर दिए गए हैं। तो स्वेथ्स ऑफ श्रीलंका फेस प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स फॉर द पास्ट मंथ। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट इज अनेबल टू पे फॉर फ्यूल शिपमेंट्स। ठीक है, पावर के लिए जो फ्यूल चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट के पास पे करने के लिए पैसा ही नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं थे, तो ऑयल आ नहीं पाया, ऑयल नहीं आ पाया, एनर्जी जनरेट हो नहीं पाई। मार्च 1 में श्रीलंका ने 7.5 घंटे का डेली पावर कट अनाउंस किया, पिछले 26 सालों में सबसे बड़ा पावर कट। इसके बाद श्रीलंका के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन कर दिया? क्योंकि अगर रिजाइन नहीं करते तो दे वुड ऑल्सो हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी, और जनता के गुस्से के आगे कुछ भी हो सकता था। तो मिनिस्टर्स केम अंडर इंटेंस प्रेशर फ्रॉम द पब्लिक ओवर द गवर्नमेंट्स एलिग्ड मिसहैंडलिंग ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड दैट इज व्हाई द एंटायर कैबिनेट रिजाइंड। अब लोग क्यों गुस्सा है राजपाक्सा फैमिली से? देखो, आप ध्यान से समझो, ये नेपोटिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। श्रीलंका में गोटाबाया राजपाक्सा प्रेसिडेंट है, उनके भाई महिंडा राजपाक्सा प्राइम मिनिस्टर है, एक और भाई बासल राजपाक्सा फाइनेंस मिनिस्टर थे कैबिनेट के रिजाइन होने से पहले। पूरी फैमिली ने कैबिनेट में अलग अलग पोजीशंस ले रखी है, और इन सबके पार्टिसिपेशन के बाद भी श्रीलंका बहुत बड़े इकोनॉमिक मेस में है। तो ऑब्वियसली इस फैमिली के ऊपर लोगों का गुस्सा आना ही आना है, एंड दैट इज व्हाई दिस फैमिली इज इन न्यूज एज ऑफ नाउ। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो यहां पर आई होप आपको श्रीलंका का पॉलिटिकल क्राइसिस क्लियर हुआ होगा। हमने ये 4 टॉपिक्स जो मुझे लग रहा था कि काफ़ी न्यूज़ में थे और जिनके लिए मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, पिछले 3 दिनों में काफ़ी न्यूज़ में थे, मैंने ये 4 टॉपिक्स डिटेल में कवर करने की कोशिश की, क्योंकि ये ऑनगोइंग स्टोरीज है, इनमें चीज़ें ऐड होती रहेंगी। बट आई थिंक एक बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया है, आप इस पर और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। हम लोग और कुछ टॉपिक्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।